मैं वीरेंद्र सिंह आपके अपने YouTube चैनल अपूर्व GS 24/7 पर आप लोग का पुनः एक बार स्वागत है। दोस्तों, इस GS श्रृंखला में हम लोग देख रहे हैं संविधान में पिछले 2 वीडियो से हम लोग देख रहे हैं राष्ट्रपति के बारे में और भी राष्ट्रपति की योग्यता, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल और राष्ट्रपति की जो पदावधि है इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब उसी श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हुए देखते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। जो लोग पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं वह वीडियो को अवश्य देखें, तभी यह वीडियो आपको ज़्यादा स्पष्ट समझ में आएगा। और जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वह चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को पूर्ण देखें। चलिए हम लोग देखते हैं आपका राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है ये क्या प्रक्रिया है। जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, यह जो संविधान है, इस संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। और जब यह प्रक्रिया लगाई जाती है महाभियोग की, तब इस पे संविधान का अतिक्रमण करने का आरोप लगाया जाता है कि राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया है। इस आधार पर महाभियोग चलाया जाता है राष्ट्रपति पर। जब यह चलाया जाता है तो यह संसद द्वारा चलाई गई प्रक्रिया जो होती है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहलाती है। यानी जब संसद इस प्रक्रिया को चलाती है तो ये पूर्ण न्यायिक नहीं होता, बल्कि ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। संसद के किसी भी सदन में यह प्रस्तुत किया जा सकता है, यानी लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों में किसी भी सदन में ये महाभियोग की प्रक्रिया लाई जा सकती है। जब ये प्रक्रिया लाई जाती है उससे पहले राष्ट्रपति पर 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है कि आपके ऊपर महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाई जाती है। अगर राष्ट्रपति इस 14 दिन के अंदर में अपना त्यागपत्र दे देता है तो यह प्रक्रिया नहीं चलाई जाएगी, और नहीं देता है त्यागपत्र तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। प्रस्ताव पर उस सदन पर 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होता है। जिस सदन में यह प्रस्ताव महाभियोग की लाई जाती है, चाहे लोकसभा में लाया जाए चाहे राज्यसभा में लाया जाए, अगर वहाँ किसी भी सदन में लाया जाता है तो उस सदन के 1/4 सदस्यों का क्या होता है, हस्ताक्षर होता है। इस महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है इस पे लाने के लिए, तभी यह लाया जा सकता है, अन्यथा नहीं लाया जा सकता है। और जब यह सदन में लाया जाता है तब उसमें प्रक्रिया चलाई जाती संसद के अंदर। अब उस संसद में क्या होता, जिस सदन में लाया जाएगा उस सदन के समस्त सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। जैसे लोकसभा में अगर यह प्रक्रिया लाई जाती है तो लोकसभा में वहाँ चर्चा होने के बाद 2/3 बहुमत से वो पास किया जाता है। और जब 2/3 बहुमत से पास कर दिया जाता है तब दूसरे सदन में यह भेजा जाता है। जब दूसरे सदन में यह भेजा जाता है तो वहाँ दूसरा सदन जो होता है इस आरोप की जांच करता है। और जब जांच करता है तो वहाँ राष्ट्रपति स्वयं उपस्थित हो सकता है या अपने किसी अधीनस्थ अधिकारी को उपस्थित कर देता है जवाब देने के लिए। और जब वहाँ जब प्रक्रिया जांच चलती है, जांच होने के बाद अगर यह सही पाया जाता है, दूसरा सदन सही पाता है, तो दूसरा सदन भी वही कार्य करता है जो पहला सदन किया होता है। यानी वहाँ पर भी 2/3 बहुमत से पारित किया जाता है। और जब 2/3 बहुमत से वहाँ पारित हो जाता है तब यह प्रक्रिया पूर्ण मानी जाती है। और जिस दिन यह पारित हो जाता है राष्ट्रपति उसी दिन अपने पद से हट जाएगा। और इस बीच में जितने राष्ट्रपति ने कार्य किए होंगे महाभियोग की प्रक्रिया से पहले, वह सब कार्य वैध रूप माने जाते हैं। जितने भी कार्य हैं सब वैध माने जाते हैं।
ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है, महाभियोग में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। यह जो महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है तो इसमें संसद के जो दोनों सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इसमें सभी सदस्य भाग लेते हैं। जो चुन के आते हैं वो भी भाग लेते हैं, जो अपॉइंटमेंट किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा वो भी भाग लेते हैं। जो अपॉइंटमेंट किए जाते हैं 14 व्यक्ति, 2 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के और 12 नियुक्त किए जाते हैं राज्यसभा में साहित्य, कला, सेवा, सहकारिता वाला क्षेत्र से, वो भी इसमें भाग लेते हैं। लेकिन जो विधानसभाओं के सदस्य होते हैं, दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के सदस्य होते हैं, वह राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। और राष्ट्रपति से जो निर्वाचन से संबंधित कोई भी अगर मामला उठता है, विवाद उठता है, यह विवाद सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा। यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से चुनाव से संबंधित कोई भी अगर मामला उठता है तो वह सीधे सीधे सर्वोच्च न्यायालय से द्वारा निर्णय दिया जाता है, वही माना जाता है। और जब निर्णय जैसा भी होगा उसके पूर्व जो किया गया राष्ट्रपति का कार्य है सब वैध माना जाता है। हम देखते हैं अब राष्ट्रपति की जो परिलब्धियां और भत्ते प्राप्त होते हैं समय समय पर, उसमें संसद द्वारा संशोधन करके दिया जाता है। यह संसद द्वारा संशोधन करके इसमें दिया जाता है। अभी राष्ट्रपति का जो वेतन है 5 लाख रुपया मासिक वेतन और 1.5 लाख रुपया मासिक पेंशन दिया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे राष्ट्रपति को उपलब्धियां दी जाती, परिलब्धियां दी जाती हैं और भत्ते दिए जाते हैं। लेकिन एग्जाम के दृष्टि से आपके यही 2 क्वेश्चन बनते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपकी ये बनता है कि इन दोनों का जो व्यय होता है वह किस पे भारित होता है, तो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। भारत की जो भारत की संचित निधि है, इस निधि से राष्ट्रपति का परिलब्धियां और भत्ते दिए जाते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, अगला आता है आपका, इसके आगे हम देखते हैं जो राष्ट्रपति है, इस राष्ट्रपति को बहुत सारे शक्तियां प्रदान किए गए हैं, जैसे कार्यपालिका शक्ति, विधायिका शक्ति, न्यायपालिका शक्ति, वित्तीय शक्ति, सैन्य शक्ति, राजनीतिक शक्ति और आपातकालीन शक्तियां। इस तरह से राष्ट्रपति की बहुत सारी शक्तियां प्रदान की गई है। उसी कड़ी में हम देखते हैं अब आप पहला, राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका शक्ति है यह क्या क्या है, एक्जीक्यूटिव पावर आपका कौन कौन राष्ट्रपति को दिया गया है। अनुच्छेद 53 में कहा गया है, संघ है, इस संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। यह इसका उपयोग या तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करवाएगा। ये जो अधीनस्थ अधिकारी होंगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल या केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है, यही इसके अधीनस्थ अधिकारी होते हैं। इन्हीं के माध्यम से यह करवाता है। इसका होता है 74 अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है। इसके बाद देखते हैं कि अनुच्छेद जो 78 है, इस अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि संघ के मामले में सूचना प्राप्त करे अधिकारी से। अब वह अधिकारी क्या है, केंद्रीय मंत्रिमंडल यानी पीएम से इसकी सूचना प्राप्त करता है। और
राष्ट्रपति का ये अधिकार है तो प्रधानमंत्री का ये अधिकार कर्तव्य भी है कि 78 के तहत राष्ट्रपति को संघ के मामले में जितनी भी सूचनाएं हैं वह उपलब्ध करवाता है। अनुच्छेद 74 में ही कहा गया है मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है। इसी मंत्रिपरिषद के तहत राष्ट्रपति अपने सारे कार्यों का निर्वहन करवाता है। जो 53 में कहा गया है स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के या प्राधिकारियों के माध्यम से करवाएगा, ये इसी 74 वाले में आपका है। इसके बाद राष्ट्रपति को बहुत सारी शक्तियां हैं कि बहुत सारे लोगों को नियुक्त करता है। उस नियुक्ति में है जैसे आपका इस मंत्रिपरिषद में जितने भी मंत्री हैं सबका, इसमें पीएम आता है आपका, पीएम आता, प्रधानमंत्री आता। उस प्रधानमंत्री के सलाह पर बहुत सारे मंत्रियों का इसमें नियुक्त किया जाता है। जैसे कैबिनेट स्तरीय मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री होते हैं। इस तरह के सभी मंत्रियों की नियुक्त करता है राष्ट्रपति। जितने भी राज्यपाल हैं, जितने भी राज्यों के राज्यपाल हैं या केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल हैं, इनकी भी नियुक्ति करता है आपका राष्ट्रपति। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट SC और हाई कोर्ट HC के जितने भी न्यायाधीश हैं सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। आगे CAG आपका जो नियंत्रक और लेखा परीक्षक है इसकी भी नियुक्त करता है राष्ट्रपति। जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और इनके जितने सदस्य हैं इनकी भी नियुक्त करता है आपका राष्ट्रपति। उसके बाद आता महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, ये भी राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। इसके बाद आता है निर्वाचन आयोग, जो निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और उसके 2 अधीनस्थ निर्वाचन आयोग होते हैं, आयुक्त होते हैं, उनका भी नियुक्त करता है आपका राष्ट्रपति। इसके बाद हम बात करते हैं SC ST आयोग, OBC आयोग, वित्त आयोग और राजभाषा आयोग संबंधित बहुत सारे ऐसे आयोग हैं जिसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। जैसे महिला आयोग है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इन सब की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अब इसके आगे थोड़े से और है, उसको हम देखते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 263 के तहत केंद्र व राज्य तथा विभिन्न राज्यों के मध्य सहयोग के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा 263 में, ताकि जितने भी राज्य हैं एक दूसरे राज्य आपस में समन्वय स्थापित करके विकास के लिए कार्य कर सकें। यह 263 में राष्ट्रपति इसका गठन करता है। अगला अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 260 के तहत राष्ट्रपति आकस्मिक परिस्थितियां अगर उत्पन्न हो जाती हैं, माफ करिएगा 260 नहीं बल्कि 160 है, 160 के तहत आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है राष्ट्रपति। अगर ऐसी कोई परिस्थितियां आ जाती है कि राज्यपाल नहीं है तो उस राज्यपाल के कार्य करने के लिए कुछ विशेष कार्य, कुछ विशेष परिस्थितियां उत्पन्न करता है तो राष्ट्रपति ऐसे कार्यों को करने के लिए उपबंध या अधिकारी है। दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग तथा कार्यपालिका संबंधी शक्तियां जो होती हैं, इन दोनों से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम लोगों ने इस पूरे वीडियो में समेटने की कोशिश किया है। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वह चैनल को अवश्य सब्सक्राइब लेंगे। सभी लोगों का धन्यवाद।